नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव के तीनों चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, मतदान संपन्न हो चुका है। देश के 10 राज्यों के विधानसभाओं के उपचुनाव भी 3 नवंबर को खत्म हो चुके हैं और इन्हीं में से एक उपचुनाव था हरियाणा की बड़ौदा विधानसभा का उपचुनाव। कांग्रेस प्रत्याशी के निधन के बाद खाली हुई बड़ौदा सीट पर बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो और एलएसपी सहित तमाम प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ा है और अब इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का। हमने धरातल पर जाकर जाना तो पता चला कि यह चुनाव कांग्रेस बनाम बीजेपी बनकर रह गया है। इनेलो और एलएसपी का वोट बैंक किसके लिए खेल बिगाड़ेगा, यह चुनाव के नतीजे तय करेंगे। लेकिन आज बड़ा मुद्दा में हम आपको यह बताएंगे कि बड़ौदा का दंगल बीजेपी जीत रही है या फिर कांग्रेस पार्टी। बड़ौदा हल्के के 280 बूथों पर 69% मतदान हुआ, जो कि विधानसभा चुनाव 2019 में हुए मतदान के लगभग आसपास है। 2019 के चुनाव में जहां हुड्डा अपने गढ़ को बचाने में कामयाब रहे, वही उपचुनाव 2020 में हुड्डा के सामने अपने गढ़ को बचाने की चुनौती है, तो गठबंधन सरकार के सामने 1 साल के कामकाज का कड़ा इम्तिहान है। इनेलो के सामने अपना खोया वर्चस्व हासिल करने का यह चुनाव माना जाए, लेकिन मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। इन दोनों में से बाजी किसके हाथ जाएगी और क्यों जाएगी, इस पर बड़ा मुद्दा में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए वो पॉइंट्स दिखाते हैं जिन पर आज ये बड़ा मुद्दा की बड़ी चर्चा होनी है। बीजेपी जीतेगी तो क्यों? पूरी सरकार का चुनाव मैदान में होना, तमाम पार्टी के बड़े नेता सत्ता में होने का मिल सकता है फायदा, यह बहुत बड़ा पॉइंट है। ज्यादातर उपचुनाव में जनता ने सत्ता का साथ दिया है। पिछले चुनाव का वोट गणित बीजेपी के पक्ष में जाता है, क्योंकि जननायक जनता पार्टी और बीजेपी दोनों ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा और दोनों के अगर पिछले चुनाव की बात करें तो 70,000 वोट बनते हैं। योगेश्वर दत्त की व्यक्तिगत छवि, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है, भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। विकास कार्यों की घोषणा आपने देखा चुनाव से पहले की गई, उन विकास कार्यों के नाम पर भी वोट मिल सकता है। बीजेपी हारेगी तो क्यों? 3 कृषि कानून गले की फांस बने हैं बीजेपी के लिए। नरवाल खाप एक साथ आ गई है, वो भारी पड़ सकता है। योगेश्वर के पुराने ट्वीट ने खेल बिगाड़ा है अगर बीजेपी हारती है। जमकर ट्वीट और कृषि कानून का मुद्दा भुनाया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। एक तरफ चुनाव था, दूसरी तरफ धान की फसल बिक रही थी। धान की एक किस्म को छोड़कर बाकी के दाम कम थे, ये भारी पड़ सकता है सरकार को। कांग्रेस जीतेगी तो क्यों? भूपेंद्र हुड्डा का ये गढ़ माना जाता रहा है। नरवाल खाप का पूरा समर्थन मिला है। दीपेंद्र हुड्डा ने धुआंधार प्रचार किया है। दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा ने चौधर का सवाल भी इसको बनाया है। अपने इलाके की चौधर की बात कर रहे हैं दीपेंद्र द्वारा। इसे बार बार अपना चुनाव कहना यह दर्शाता है कि चुनाव कांग्रेस पार्टी की तरफ से दीपेंद्र भूपेंद्र हुड्डा लड़ रहे थे। कृषि कानून का मुद्दा सबसे ऊपर है। भूपेंद्र हुड्डा ने हर सभा में धान के दाम का जिक्र किया। जातिगत आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण अगर हो गया तो कांग्रेस पार्टी बाजी ले जा सकती है। हारेगी तो क्यों? जनता ने सत्ता का साथ दिया तो कांग्रेस को झटका लगेगा। टिकट ना मिलने से नाराज आवेदकों के समर्थक कहीं अगर कांग्रेस से खिसके बीजेपी के पास गए तो दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा के अलावा अन्य नेता मैदान से नदारद ही रहे। कुल मिलाकर इनेलो का ग्राफ बढ़ा तो कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और अति उत्साह हमने देखा कि चुनाव प्रचार जब नेता कर रहे थे, बीजेपी की आखिरी 2 दिन की तैयारी भारी पड़ सकती है। आपको बता दें कि जो चुनाव प्रचार शुरू हुआ, उस चुनाव प्रचार में देखा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं का जो उत्साह था वो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उन्होंने शायद चुनाव को जीत लिया है और ऐसी ही बातें वो लगातार करते रहे। और एक आध बार मंच के जरिए उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था, जातिगत आधार पर, खाप के आधार पर टिप्पणियां करना,
ये नुकसान तो नहीं देगा क्या? तो आज बड़ा मुद्दा में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है, मैं परिचय आपसे करा देता हूं। खालिद चहलका है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। खालिद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। चंचल नांदल है, राजनीतिक विश्लेषक। नांदल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सत्यव्रत शास्त्री, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। सत्यव्रत जी, आपका भी स्वागत है। और मेरे साथ स्टूडियो में हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर सीमा गिल भी है। सीमा गिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं जाना चाहूंगा चंचल नांदल जी के पास। नांदल साहब, हमने कुछ पॉइंट्स गिनाए हैं और वो आधार बन सकते हैं जीत हार का। उस पर आपका कमेंट चाहेंगे, क्या ऐसी चीजें वाकई में चुनाव पर असर डाल सकती हैं और ये हार जीत बहुत कुछ तय करेगी? जीतेगा कौन, इसके लिए हमें 10 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये चीजें ऐसी हैं जो किसी भी उम्मीदवार के लिए हार जीत तय करने का बड़ा मानक हो सकती हैं। देखिए, सबसे जब हरियाणा में चुनाव होता है ना, तो हरियाणा में जो पिछले 2016 फरवरी के बाद जो चुनाव हो रहा है जी, 2016 फरवरी के बाद जो हो रहा है, उस चुनाव में आप ये मानिए कि जातिगत आधार एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है जी। आप देखिए कि जो बड़ौदा चुनाव है, हम बड़ौदा चुनाव की बात करते हैं। शुरू में जब इलेक्शन चला तो कुछ और था, फिर धीरे धीरे लास्ट तक इलेक्शन होते होते इलेक्शन ने कई बार अपनी करवटें बदली हैं, जिसमें जातिगत भी आया है। फिर कांग्रेस ने सोचा कि वो जाति के आधार पर ना खेले, बीच में उसने कोशिश की जाति के आधार पर भी खेले, उसके बाद ना खेले। फिर आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी कोशिश करी है कि लोगों के मन में ये डालने की भी सरकार के 4 साल बचे हुए हैं और जो 4 साल हैं उनमें आप बहुत कुछ करवा सकते हो हमारे से, अगर हमें मौका दोगे सेवा करने का। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, मैं भारतीय जनता पार्टी का पहले मैं इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि शुरू में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कमजोर था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो पकड़ भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है उसका कोई मुकाबला नहीं। आप देखिए, एक से एक बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा कैडर का, चाहे वो संगठन का था, चाहे वो मंत्री था, चाहे वो जिला सदर का था, चाहे मंडल सदर का था, उस नेता ने बिल्कुल हर नेता की इस तरह ड्यूटी लगा रखी थी कि एक एक घर में नेता 3-3, 4-4 बार गया है, रिश्तेदारियां निकालनी है, जानकारियां निकालनी है। मतलब भारतीय जनता पार्टी का जो वर्कर है उसने जी तोड़ मेहनत करी है। और कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस का जो ड्रॉबैक है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक उनका संगठन का है, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई संगठन नहीं है। अगर हम बात करें बड़ौदा, तो बड़ौदा सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अगर मैं आज आपसे पूछूं कि बड़ौदा का अध्यक्ष, हल्का अध्यक्ष कौन है कांग्रेस का, किसी को नहीं पता। सोनीपत का जिला अध्यक्ष कौन है, किसी को नहीं पता। तो और उसके अलावा जो उनके महासचिव हैं या स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रवक्ता कौन कौन है, किसी को कुछ भी नहीं पता, क्योंकि उनके पास संगठन के नाम की चीज नहीं है। अगर हम पहले भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास पन्ना प्रमुख से लेके जो सबसे निचला स्तर लगा लो आप, उससे ऊपर बूथ प्रमुख है। फिर आपके उन्होंने बूथ वाइज अपने एजेंट पहले सेट किए हुए हैं सारे। और उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो मंडल, उनके मंडल प्रधान, मंडल सचिव, और उसके बाद जो हल्का अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, तो क्या क्या नहीं है। तो क्या वो आदमी जो पन्ना प्रमुख से लेके और जिला अध्यक्ष, स्टेट अध्यक्ष तक है, तो उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? बहुत बड़ी उम्मीद कर सकते हैं। स्पेशली पन्ना प्रमुख, पन्ने पे 20 वोट होती हैं, तो 20 में 5, 6, 7 वोट तो करेगा। उसके अलावा पार्टी की नीतियां हैं और चीजें हैं। और पैरेलली हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास, मैंने आपको बताया, आपको आप पूछो, गूगल पे सर्च कर लो, जिला अध्यक्ष आपको मिलेगा ही नहीं कांग्रेस का कौन है सोनीपत का। तो संगठन के मामले में पिछले 5-6 साल से कांग्रेस अपना संगठन नहीं खड़ा कर पाई, सरकार थी नहीं, तो वर्कर उनका था नहीं। तो सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा का एक रोल है जो बड़ौदा में रहेगा जितनी वोटें आएंगी। और अगर हम बात करें इनेलो की, जो तीसरी पार्टी वहाँ प्रमुख है जो चुनाव लड़ रही है जी, उसके पास संगठन था, वो 2 टुकड़ों में बट गया था विधानसभा चुनाव में ही, उससे पहले। और उसके बाद जो संगठन बचा हुआ है
उसमें अगर हम बात करें तो जो सुप्रीमो है अभय चौटाला, उन्होंने जो है आप ये मानिए कि पूरा चौवन के चौवन गांव 2 बार कवर किए हैं जी। इलेक्शन से पहले, और इलेक्शन के दौरान जो बड़ी जनसभाएं ओम प्रकाश चौटाला ने की, तो जो वोट बैंक इनेलो का है, वो अगर उनका वोट बैंक पहले पिछले चुनाव में 3200 उनको वोटें मिली थी उनके कैंडिडेट को, यही कैंडिडेट थे जो अभी हैं, और इस कैंडिडेट अगर वोट 10,000 हो जाती हैं तो आप ये मानिए सीधा नुकसान कांग्रेस को है जी। तो अब एक बड़ा डेंट जो है इनेलो मारने के उसमें है, अगर ये डेंट इनेलो मारने में कामयाब हो जाती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी की बढ़त है। और अगर हम चौथा कैंडिडेट बात करें राजकुमार सैनी की, शमशेर जी, तो राजकुमार सैनी ने शुरू में तो कोशिश की कि इलेक्शन को चले, जो गोवाना वाला करिश्मा है वो बड़ौदा में नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनका इलेक्शन शुरू से लेके अंत तक उठ ही नहीं पाया, और नहीं उठ पाया तो जो उनसे जुड़ा हुआ वोट बैंक है वो बीजेपी की तरफ खिसक गया। तो जो राजकुमार सैनी है, मुझे लगता है कि ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएंगे भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि वो खुद ही अपना इलेक्शन नहीं चला पाए, क्योंकि गोवाना में जो सैनी है, सैनी जाति बहुत ज्यादा है गोवाना में, तो गोवाना में उनको वोटें मिली थी बहुत अच्छी, लेकिन गोवाना में भारतीय जनता पार्टी को उसका नुकसान हुआ था, लेकिन यहाँ वो नुकसान नहीं हो पाएगा। जी। हमारे साथ सुखवंत सिंह भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता इंडियन नेशनल लोकदल से। सुखवंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। अब मैं धन्यवाद शमशेर भाई। सीमा गिल जी, आपके पास छोटा सा कमेंट आपका भी लूंगा, फिर पार्टी के सभी प्रवक्ताओं से बात करेंगे। नानल साहब ने जो बातें की और हम जो बात कर रहे हैं, संगठन वाकई में बहुत बड़ी चीज होती है, और बीजेपी ने शुरू से लेकर यानी पिछले 6 सालों की बात करें तो संगठन को खड़ा करने पर बहुत जोर दिया है, और कांग्रेस इन पिछले 6 सालों में कहीं ना कहीं पीछे खिसकती नजर आई है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर, संगठन को लेकर बहुत मजबूती से काम नहीं कर पाई। ये चुनाव में कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। आपकी रिएक्शन क्या है? बिल्कुल शमशेर, देखिए जिस तरीके से नानल साहब बोल रहे थे कि पन्ना प्रमुख बेसिकली जब इलेक्शन वाले दिन जो भूमिका होती है, वो जो ग्राउंड पे जो आपका कार्यकर्ता होता है पार्टी का, वो उसकी बहुत अहम भूमिका होती है, क्योंकि आपको घर से निकाल के बूथ तक लेके जाने में जो पन्ना प्रमुख होता है उसकी वो बहुत अहम भूमिका निभाता है उस दिन, क्योंकि उस दिन आपके जितने भी जो स्टार प्रचारक हैं या बड़े नेता हैं वो सब पीछे हो जाते हैं और आप ग्राउंड पे उस दिन खेलते हैं। तो और बीजेपी को जिस तरीके से बड़ौदा वाले इलेक्शन की बात करते हैं अगर हम, तो उस दिन जो खेल है वो इलेक्शन वाले दिन और इलेक्शन से एक दिन पहले में ही हुआ है, क्योंकि उससे पहले तक जितने भी जो सिम्टम्स दिख रहे थे वो पूरी तरीके से ऐसे लग रहा है कि कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। कांग्रेस की सीट है, कांग्रेस अगर यहाँ पे सीट हारती है, क्योंकि अभी मैं पूरी तरीके से व्यक्तिगत तौर पे भी और हमारे जो सर्वे जो हमने जो अपने लेवल पे जो किया है उसके हिसाब से भी पिक्चर क्लियर नहीं है, क्योंकि जो बड़ौदा का जो मतदाता है वो खुल के नहीं बोल रहा है। एक वोटर है जो खुल के बोल रहा है, वो सिर्फ कांग्रेस का वोटर है जो कांग्रेस को वोट डाल के है, वो खुल के बोल रहा है कि मैंने कांग्रेस को वोट डाली है। लेकिन एक वोटर है जो चुप है, उस वोटर का पता नहीं चल रहा है कि उसने किसको, इस बार ये बहुत अहम किरदार में है वोटर जो बड़ौदा का है, तो वो पिक्चर अभी क्लियर नहीं हो पा रही है पूरी तरीके से। लेकिन हाँ, और सीमा जी एक चीज, जैसे आपने बात कही वोटर बोल नहीं रहा, ये जींद उपचुनाव जब हमारी टीम कवर कर रही थी तब भी हमने देखा था कि जननायक जनता पार्टी का जो वोटर था वो खुलकर झंडियों के साथ, गाड़ियों के साथ प्रचार में पूरी भूमिका निभा रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोटर नहीं बोल रहा था, और लोगों को ऐसा लग रहा था कि जननायक जनता पार्टी इस चुनाव को जीत जाएगी, लेकिन रिजल्ट बाद में देखे तो काफी अंतर नजर आया। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वोटर भारतीय जनता पार्टी का खुलकर सामने नहीं आता है, जैसा कि आप बात कर रही। बिल्कुल उसी वजह से मैं कह रही हूँ कि रिजल्ट कुछ भी हो सकता है 10 तारीख को जब काउंटिंग होगी, क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए कि कुछ बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी से वहां की जनता नाराज थी। एक तो आप देखिए धान की फसल थी और उसको मार्केट में जिस तरीके से लेके गया और किसान जिस तरीके से परेशान हो रहे थे मार्केट में, खुद योगेश्वर दत्त जी को मार्केट में जाकर के इंटरवीन करना पड़ा चीजों को ठीक करने के लिए। तो इस तरह के जो हालात थे उसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि कांग्रेस के फेवर में पूरी तरीके से चुनाव है, और ऊपर से क्योंकि हुड्डा साहब और दीपेंद्र ने इसको व्यक्तिगत तौर पर अपनी आन की बात लेकर के पूरी तरीके से ग्राउंड में अपने आप को झोंक दिया। लेकिन उन सब के बीच में जो पिछले 2 दिन इलेक्शन से पहले 2 दिनों में जो बीजेपी ने जिस तरीके से कमांड संभाली है, तो मुझे लगता है कि
जहां पर हमें ऐसे लग रहा था एक तरफा, एक पत्रकार के तौर पर जैसे मैं देख पा रही थी कि बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि चुनाव पूरी तरीके से कांग्रेस के फेवर में है। वो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया, मतलब पिछले 2 दिनों में, चुनाव के वाले दिनों, चुनाव से एक दिन पहले, वहां पर बीजेपी ने अपनी रणनीति पूरी तरीके से जो बनाई थी उसको इंप्लीमेंट किया है। और पन्ना लेवल पर, जैसे नादल साहब कह रहे थे कि बिल्कुल ठीक पन्ना लेवल पे सारे बीजेपी के वर्कर एक्टिव रोल प्ले किया। लेकिन अब वहां की जनता पे डिपेंड करता है, ये मैं बार बार कह रही हूँ शमशेर जी, क्योंकि इस बार जनता ने थोड़ी और ज्यादा समझदारी दिखाई है। वो एक्चुअली में आपके वर्कर से, आपके पार्टी वर्कर से, आपके प्रचारक से वो खुश हैं, इन्फ्लुएंस हुए हैं, ये नहीं हुए हैं, या उन्होंने समझदारी दिखाई है, अपने पत्ते नहीं खोले हैं, ये एक्चुअली 10 तारीख को ही पता चलेगा। बिल्कुल, इसका पटाक्षेप तो 10 तारीख को होगा। लेकिन जो बातें लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो वोटर्स को बूथ तक लेकर जाना, हमेशा से ये देखने में आया है कि बहुत से मतदाता ऐसे होते हैं जो बूथ पर तभी जाते हैं जब उनको टोका जाता है, उनको ये कहा जाता है मान सम्मान के साथ आप वोट करने जाइए, तब भी मन बदल जाता है। और ये अगर ऐसा हुआ तो ये समझ लो कि सीधे तौर पर बीजेपी इस चुनाव में जीत दर्ज कर रही है। मैं बात करना चाहूंगा, हमारे साथ खालिद साहब हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। खालिद जी, अगर ऐसा हो गया, क्योंकि आपकी पार्टी में देखिए, हमने देखा, अक्सर हम देखते हैं कि एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक गढ़ रहा है, इलाका रहा है, तो हम ये भी मान लेते हैं कि यहां पर जितने भी वोटर हैं वो सारे के सारे आपकी पार्टी के कार्यकर्ता ही, हम कह दे तो गलत नहीं होगा। लेकिन उसके बाद भी बहुत से वोटर ऐसे होते हैं जिनको मान सम्मान के साथ बूथ पर ले जाना पड़ता है। अगर ऐसा हो गया, और इस मामले में आप सब जानते हैं कि बीजेपी का सानी नहीं है कांग्रेस के पास, अगर ऐसा हुआ तो फिर कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल है। शमशेर जी, जो आप ऐसा होने की बात कर रहे हैं उसकी संभावना इसलिए नहीं है कि ये कोई सामान्य चुनाव नहीं हो रहा था। 2-3 चीजें इस समय प्रदेश में हुई। एक तो भाजपा ने जो केंद्र में जो किसान बिल बनाया, इसका बहुत बड़ा विरोध है हरियाणा में और पूरे देश के अंदर। दूसरी जो बात है कि ये जो नीचे संगठन की बात करते हैं, ये अब इसमें बुराई क्या है? अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, दीपेंद्र हुड्डा का, वो निजी क्षेत्र जहां जो चुनाव लड़ते हैं वहां वो प्रचार करेंगे ही। कांग्रेस की अध्यक्ष वहां पे गई है। और ये ऐसा इसलिए नहीं होगा कि जो धान है, बाजरा है, किस तरह मंडियों में फेंका गया बड़ौदा में, और ये हरियाणा में तो कितना 70% लोग किसानी से करते हैं। और तो वहां किसान को मेन एक तरह से वोटर मान सकते हैं। और जब किसान का हित भाजपा उसका नुकसान कर रही है तो ये समझ ली कि ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी इसको लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है कि कांग्रेस पार्टी वहां से चुनाव जीत रही है। उसके लिए कांग्रेस के साथ साथ भाजपा का किसान से भी मुकाबला था। अगर ये किसान के साथ ये जो किया है इन्होंने, चाहे इनकी फसल को लेकर हो, एमएसपी की जो बात आई, दूसरा इन्होंने एक चलाया है रजिस्ट्रेशन का, मंडियों जो अपन करते हैं, ये भाजपा में आया। मंडियों में रजिस्ट्रेशन कर दिया है, आपसे कहते हैं कि आप 10 क्विंटल फसल लेके आएंगे, और अगर 10 से ज्यादा है तो किसान, मतलब ऐसी ऐसी चीजें किसान के अगेंस्ट इन लोगों ने की, और ऊपर से इनका किसान बिल आ गया जो कतई किसान को खत्म करने वाला है। तो ऐसा कतई नहीं होगा, चाहे इनका संगठन कहीं से कहीं तक हो। यानी आप ये कहना चाहते हैं खालिद साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि कृषि कानून इस चुनाव में अहम भूमिका निभा रहे हैं, उन्होंने सब कुछ तय कर दिया, कांग्रेस पार्टी की उसमें कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है? नहीं, आप ऐसे क्यों कहते हो? कांग्रेस पार्टी, आप कह रहे हैं कि कृषि कानून आ गया। हाँ, आप समझिए मेरी बात को। अगर कृषि कानून नहीं आते तो क्या होता? सुनिए भाई, आप शमशेर जी सुनिए, मैं पूरा सुन रहा हूं। देखो, मैं सबको टोकूंगा, मुझे जहां लगेगा आपको बोलने का पूरा मौका मिल रहा है, आप बोलिए। हाँ, 6 साल से प्रदेश में भाजपा है, और जब तक वहां पे चुनाव घोषित नहीं होता है, हमारे मुख्यमंत्री जी वहां जाते नहीं है। और क्या हुआ है वहां पे, इन्होंने क्या किया है? मात्र घोषणाएं। आपने अभी दिखाया कि भाजपा के फेवर में क्या है कि जो घोषणाएं की गई, क्या घोषणाओं से प्रदेश चलेगा? काम करने से प्रदेश चलेगा। 6 साल से भाजपा है, क्या मुख्यमंत्री को पूरे 6 साल में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि बड़ौदा भी एक हल्का है, और वहां जो हमारे ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, बहुत अच्छे इंसान थे, जो जो मांगे उठाई, उन्होंने बहुत सारी मांगों को सरकार ने इग्नोर किया। तो सारी चीजें वहां जनता के नोटिस में है। ऐसा नहीं है कि किसान बिल आ गया। और ये जो रजिस्ट्रेशन की बात जो कर रहे हैं, ये तो बहुत पुरानी बात है ना। मंडियों में जिस तरह किसानों की एक तरह से बेकदरी, जिसको अपन हरियाणा में कहते हैं, मतलब फसल ऐसे समझिए कि कूड़े की तरह मंडियों में बिखरी हुई है।
तो बहुत सारी चीजें हैं इनके हार के लिए। इस समय बहुत सारी चीजें हरियाणा के अंदर है और बड़ौदा में आपको देखने को मिलेगा। संगठन को लेकर बात भी करेंगे आपसे खालिद साहब, संगठन को लेकर चर्चा करना जरूरी, लेकिन उससे पहले सबका एक एक कमेंट ले लेता हूं क्योंकि और भी मेहमान हमारे साथ हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी, बड़ौदा का चुनाव सबके लिए महत्वपूर्ण है, जो पार्टियां चुनाव को लड़ रही हैं। हालांकि मुकाबले की बात है, उसमें कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये मुकाबला माना जा रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल ने इस चुनाव में कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई, उसको लेकर भी बात हम करेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये चुनाव हुआ, इस चुनाव में कृषि कानूनों को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी, किसान संगठन आपका विरोध करते रहे, तो क्या ये माना जाए कि यहां से अगर आप लोगों को अपेक्षा के अनुकूल नतीजे नहीं मिलते हैं, तो एक बात खबर फास्ट लगातार करता है कि अपेक्षा के अनुकूल आप लोगों को नतीजे नहीं मिलते हैं, तो ये मान लिया जाए कि कृषि कानूनों को यहाँ के किसानों ने नकार दिया है। अगर अपेक्षा के अनुकूल सफलता मिलती है, तो ये मान लिया जाए कि कृषि कानूनों पर यहाँ के लोगों ने मोहर लगा दी है। एक एक करके सवाल आ रहा है। एक मिनट सर। शमशेर जी, एक दूसरा ये संगठन को लेकर, हाँ जी, इसमें एक ऐड कर लीजिए, क्या 6 साल जो अनदेखी की वो भी जोड़ा जाएगा इनके साथ? इनसे अब ये और पूछ लीजिए। पूछ रहा हूं सर, विकास हमने जोड़ दिया है, विकास को लेकर जो बातें हो रही है हमने वो पूछ लिया, वो आपने पूछ लिया, हमने पूछ लिया, बात एक ही है, वो जवाब आपका देंगे। दूसरा ये शास्त्री जी कि जिस तरीके से इस चुनाव में ये कहा गया कि पहले कहीं ऐसा लग रहा था कि ये चुनाव कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जा रहा है, लेकिन आखिरी के 2 दिनों में मुकाबला नजर आया और उस मुकाबले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बूथ स्तर पर जाकर, ग्राउंड पर जाकर अपने कार्यकर्ताओं के भरोसे इस चुनाव को जीतने की कोशिश की। तो पूरा अमला लगाने के बाद भी अगर अपेक्षा के अनुकूल नतीजे नहीं आते हैं, तो सरकार क्या सोचती है, क्या कहती है? देखिए, बहुत अच्छे प्रश्नों के माध्यम से आज की डिबेट चल रही है। मैं चाहूंगा कि अंत तक इसी प्रकार के तथ्यात्मक विश्लेषण होता रहेगा जी। पहली बात, कृषि कानून जो मुद्दा बनाने का प्रयास इस बड़ौदा हल्के में किया, वो केवल बड़ौदा के आसपास ही आंदोलन और इसकी चर्चा रही। हरियाणा के हिसार से लेके और पलवल तक इस सारे बेल्ट में कहीं किसान आंदोलन नहीं हुआ। किसान के बारे में जो भी नीतियां हैं वो सरकार के फेवर में। ये बेल्ट में इसलिए चलाया गया है ये जानबूझकर कि यहाँ उपचुनाव है, इसलिए कृषि कानून किसानों के खिलाफ है और ये मैंडेट किसान के पक्ष में या विपक्ष में मिलेगा, मैं इस बात को नहीं मान सकता। यदि इस बात के बाद चलते, दूसरी बात नहीं कि कांग्रेस कृषि कानून पक्ष में है कि विपक्ष में है, जब तक चुनाव नहीं हो रहा था, जब तक चुनाव नहीं हो गया था, तब हम सभी पार्टी के प्रवक्ताओं से ये बात पूछते थे कि क्या इस पर मोहर लगा दी है बड़ौदा की जनता ने, लगाएगी, नहीं लगेगी, पास या फेल। तब सभी पार्टी के लोग ये कहते थे हाँ, कृषि कानूनों का अगर किसानों के समर्थन में है तो जनता मोहर लगा देगी, सरकार जीत जाएगी। नहीं लगाती है तो ये मान लिया जाए कि कृषि कानूनों को जनता ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि ये ग्रामीण इलाका है और 95% ऐसा देखिए शमशेर जी, हाँ, मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं और आपके चैनल पर और बाकी चैनलों पर आता हूं। मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि पूरे देश का किसान का मूड एक हल्का तय कर देगा, ऐसा नहीं। ये फेवर में आएगा तो भी हमारे लिए किसान के हित में है और ये फेवर में नहीं आएगा तो भी किसान के हित में है। इससे चुनाव के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि यदि हम चुनाव लूज करेंगे तो कृषि कानून पर हम विचार करेंगे, या विचार करने की आवश्यकता भी पड़ेगी। एक बात। दूसरी बात, कांग्रेस के लिए इस प्रकार की जो हरकत इन्होंने की, मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र और एक स्वस्थ परंपरा के लिए इन्होंने जातीय ध्रुवीकरण करने का पूरा प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने किसी भी स्तर के कार्यकर्ता को बड़ौदा चुनाव के लिए लगाने का प्रयास किया, वो पहुंचा और उसने काम किया। लेकिन कांग्रेस का केवल एक ग्रुप ने चुनाव लड़ा, उसके दूसरे ग्रुप के आसपास में चुनाव में कहीं दिखाई नहीं देते। इसलिए इन्होंने केवल जाति कार्ड खेलकर और इस चुनाव को जीतने का प्रयास किया। हमने अपने उम्मीदवार को वही उम्मीदवार उतारा जो पिछले चुनाव में था, उसका हक भी था और पार्टी के नेताओं ने सबने ये तय भी किया कि जब पिछला चुनाव इन्होंने लड़ा और वो चुनाव हारे तो इस बार इनको मौका देना चाहिए। इसलिए हमारे कैंडिडेट में किसी प्रकार की नीति में और नीयत में कोई बदलाव नहीं था। तीसरी बात, यदि हम कांग्रेस के इस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें और भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्ट्रक्चर के बारे में प्रयोग करने के बारे में बात करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी अपने संगठन को दोयम दर्जा नहीं माना। उसने अपने संगठन का चाहे छोटा चुनाव हो, चाहे बड़ा चुनाव हो, चाहे आज का चुनाव हो
या 1980 का चुनाव हो, आप 1980 से और आज तक के चुनावों की समीक्षा करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उसका जो मतदाता बनता चला गया, उसने कभी पार्टी से विमुख नहीं हुआ, वो पार्टी की तरफ नहीं देखा। इसलिए ये दोनों तीनों चीजें इस बात को इंगित करती हैं और आपके विश्लेषण भी ये बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की ने चुनाव को हल्के ढंग से न पहले कभी लिया, न आज लिया, न बाद में लिया। और अंतिम बात जो खालिद जी कह रहे थे विकास की बात, मैं उन कृष्ण हुड्डा जी के साथ बहुत बार डिबेट में रहता था, मैं उनको अपनी अनेक बार श्रद्धांजलि भी इस चैनलों के माध्यम से दी है, फिर भी देता हूं। लेकिन उसके बाद पिछले 5 साल का जो कार्यकाल मुख्यमंत्री जी का था, वो पहला हरियाणा का मुख्यमंत्री थे जिन्होंने पूरे विधानसभा के 90 विधानसभाओं में दौरे किए और वहां की आवश्यकता के अनुसार घोषणा की और उनको लागू किया। लेकिन दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि कृष्ण हुड्डा जी ने कभी मुख्यमंत्री के स्टाफ में जाकर अपनी कोई विशेष योजनाएं नहीं बताई कि मेरे हल्के में ये चीजें हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने सामान्य तौर पर जो लेकिन सर फिर भी लगातार 3 चुनाव जीत जाते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और उसके बाद भी दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के शासन होते हुए भी कितने विधायक ऐसे थे जो विधायक मुख्यमंत्री के सामने अपने हल्के की चीज लेकर गए और उन्होंने उस सारी चीज को उसको देखा और उनकी विपक्ष के विधायक होने के ठीक है। एक सवाल मैं ये नांदल जी से पूछूंगा, मैं आपने जो बातें कही हैं, नांदल जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक बार सुखवंत जी के पास चलेंगे। लेकिन नांदल जी आपसे जानना चाहूंगा कि जिस किसी भी पार्टी की सरकार होती है और उसमें विपक्ष के लोग होते हैं, सरकार के सामने कितनी अपनी बातें रखते हैं, आपके पास आऊंगा तो पूछूंगा। लेकिन सुखवंत सिंह जी, इस चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल ने पूरे दमखम के साथ, अभय चौटाला ने हर गांव का दौरा किया, खुद ओम प्रकाश चौटाला जो वो भी गांव-गांव जाकर लोगों से वोट की अपील करते हैं। लेकिन अब जो बातें आ रही निकलकर सामने, जो ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है, जो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि एग्जिट पोल के बाद जो चीजें निकलकर सामने आ रही है वो ये कह रही हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल इस चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के आसपास नहीं है। हालांकि आप लोग लगातार ही कह रहे थे चुनाव में जीतेंगे, पुराना गौरव हमारा वापस लौटेगा, लेकिन फिर भी ये दो बातें निकलकर क्यों आ रही हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के अलावा न तो इनेलो और न एलएसपी आसपास नहीं है? देखो शमशेर भाई, मैं समझ नहीं पा रहा कि आप किस आधार पे ये बात करें। मैं आपको गलत भी नहीं कहूँगा क्योंकि आपका अपना आधार होगा, लेकिन आपके आधार से मैं सहमत हूँ। ये तो 10 नवंबर को पता लगेगा कि कितने चुनाव प्रचार से क्या बढ़े। मैं एक बात अभी सत्तर शास्त्री जो बीजेपी के प्रवक्ता है और बोल रहे थे, मैं उस बात को करना चाहता हूँ। उन्होंने यदि ये बात कांग्रेस के प्रवक्ता को क्लियर करनी चाहिए, लेकिन मैं क्योंकि लोकतंत्र की बात उन्होंने की तो मैं उस बात से बोलूंगा। सबसे बड़ा सवाल शमशेर भाई, इसमें घटना हुई जिसके ऊपर कोई नहीं बोल रहा, और क्योंकि कांग्रेस पर सबसे ज्यादा बोलना चाहिए, लेकिन कांग्रेस में भी जान पाया कि क्यों। सुखवंत सिंह जी, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, या तो आपकी पीछे कुछ आवाज हो रही है या साउंड में प्रॉब्लम है। माइक को मैं चाहूंगा एक बार हाँ आप बोलिए एक बार, जरा देखते हैं आवाज ठीक आती है। हाँ मैं शमशेर भाई, मैं रोड के साथ हूँ, इसलिए वो आवाजें आपको आ रही होंगी। जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि जो लोकतंत्र की बात बीजेपी के प्रवक्ता, कांग्रेस के बीजेपी के प्रवक्ता ने की, तो एक बात जो घटना हुई है उस घटना पर वो नहीं बोल रही। जो ईवीएम हैकिंग के आरोप लगे और जो 116 मशीनें वहां पे बरामद हुई, तो मैं सत्तर शास्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या वो लोकतंत्र सही था? ये जो बात करते हैं, यदि कांग्रेस के प्रवक्ता इस पर बात करनी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि एक व्यक्ति जो इस संसार में अब नहीं है, उनके बारे में कहा कि वो लेकर के नहीं गई। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या इस देश के संविधान को उन्होंने पढ़ा है? उस संविधान में ये है कि एग्जीक्यूशन करने वाली जो गवर्नमेंट होती है और एमएलए एक लेजिस्लेटर होता है, उसको कानून बनाने होते हैं, तो उसके विकास की जहाँ तक बात है, सरकार के द्वारा कानून के इम्प्लीमेंटेशन की बात है, जब सरकार की नीतियों की जो बात है, उसमें एमएलए का कोई रोल शमशेर जी नहीं होता। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पे ये बात सत्यव्रत शास्त्री जी को बताना चाहता हूँ। इस प्रकार की बात ना करें और सब इस बात का इस बात की जिम्मेदारी लें कि बीजेपी की सरकार ने बड़ौदा क्या पूरे हरियाणा प्रदेश में कहीं कुछ भी नहीं किया। अब दूसरी बात ये है, इसमें मैं एक बात कह के अपनी बात पर समाप्त करता हूँ कि आप 10 तारीख बता देंगे कि बीजेपी का जो पूंजीवाद है, जो इनका तानाशाही पूर्ण रवैया है,
जो किसान की गर्दन कॉर्पोरेट के हाथ में देने का इनकी जो नियत है, जो इन्होंने 3 बिलों के माध्यम से जो डेट वाला किया है, उसके विरुद्ध बड़ौदा की जनता ही पूरे देश की जनता उठ खड़ी हुई है। जहां जहां संसदीय चुनाव होंगे, बीजेपी का ये कॉर्पोरेट चेहरा लोगों को नजर आया है, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, वो बीजेपी निश्चित रूप से हारेगी। अब आगे चल के 10 तारीख को आपने मैं बिल्कुल आशावान हूँ इस बात के ऊपर कि इंडियन नेशनल लोकदल ऐतिहासिक प्रदर्शन करते और कांग्रेस और बीजेपी दोनों को कोड़े इसलिए लगाएगी क्योंकि जब किसान और किसान की दुरुस्ती की बात होगी तो उसमें कांग्रेस भी कहीं पीछे दुरुस्ती करने में नहीं है। मैं 100% आशावान हूँ। शमशेर भाई, आपके पास क्या उस बात का पैमाना है वो तो आप जाने, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल बहुत अच्छा प्रदर्शन करके और चौधरी अभय सिंह चौटाला के रूप में एक दूसरा विश्वास साथी जोगेंद्र मलिक के रूप में उनको विधानसभा में बिल्कुल लेकर सुखवंत जाना सिंह आपकी जी, विश्वास। हम जिस पैमाने की बात कर रहे हैं, अगर वो पैमाना सही नहीं बैठता है तो हम अपनी बात भी वापस ले लेंगे 10 तारीख को, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमने जिन लोगों से बात की है बिल्कुल वापस लेंगे अपनी बात को। हमें लगेगा सुखवंत सिंह जी कि हमने गलत कहा तो वापस लेंगे, लेकिन अभी जो बातें आ रही हैं उससे ऐसा लग रहा है कि मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। चलो, आपका अपना कोई अंदाजा होगा, मैं उसको गलत नहीं कह रहा। ठीक है, आपका अंदाजा आपका अपना है, मैं गलत नहीं कह रहा उसको। ठीक। नांदल जी, चंचल नांदल जी, जो बात हो रही है, हम एक अकेला चना अक्सर कहते हैं भाड़ नहीं फोड़ सकता। कार्यकर्ताओं को लेकर बात आती है, अकेले भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव मैदान में डटे रहे। उधर से आपने कहा कि बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुख ने 20-20 वोटर का जो एक संगठन होता है उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने कमर कसी और वो वोटर्स को बूथ तक लेकर गए। लेकिन जो मतदान हुआ 69%, उस मतदान से आपको क्या लगता है कि क्या ये सत्ता पक्ष के साथ गया, सत्ता पक्ष के खिलाफ गया? और जो एक सवाल मैंने ये करना चाहा था कि जिस तरीके से अगर हम चुनाव को लेकर एक थोड़ा पहले एक सवाल मैंने आपसे करना चाहा था, उसको लेकर भी बात करना चाहेंगे, लेकिन जो इनेलो कह रही है आज भी कि आज भी हम चुनाव में खड़े हैं, आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इंडियन नेशनल लोकदल वाकई में चुनाव में है? चुनाव में नहीं है जी। शमशेर जी, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है। इंडियन नेशनल लोकदल कहीं भी चुनाव में नहीं है, ये क्लियर है। जो वहाँ मुकाबला है वो सिर्फ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच है जी। और इनेलो की अगर पिछली बार 3200 वोटें थी, अगर वो बढ़ के 10,000 होती हैं वो वोटें या 9,000 या 8,000, जो भी अगर उनका आंकड़ा बढ़ता है कुछ, तो सीधा नुकसान जो है वो कांग्रेस को होगा उसका। रही दूसरी बात के जो आप बात कर, जो पन्ना प्रमुख वाली, वो मैं आपको पहले बताई थी। पन्ना प्रमुख वाली जो बात है, तो पन्ना प्रमुख जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है उसमें पन्ना प्रमुख की एक महत्वपूर्ण भूमिका है और आगे भी रहेगी। और ये इस तरह की जो वर्किंग है ये किसी अन्य पार्टी ना अपनाई है और ना उनके पास है। और आप क्या पूछना चाहते थे शमशेर जी? इसके साथ साथ ये भी हम जानना चाह रहे थे कि जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है, ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो चुनाव में सिर्फ प्रचार करती रह गई, घर तक चूल्हे तक नहीं पहुंच पाई, ऐसा तो नहीं है। अति उत्साह हमने देखने को मिला कि शुरू में कांग्रेस पार्टी के जो भी लोग जनसभाओं को संबोधित करने जाते थे तब हम देखते थे मंच से कि वो एक आध ने तो ऐसा भी बोला, किसी ख्वाब के खिलाफ भी शब्दावली बोली और उसके बाद अपनी बात को वापस लिया। तो जो अति उत्साह नजर आया कांग्रेस पार्टी का, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो जाएगा? हाँ, आप देखिए, मैं इसको थोड़ा सा लंबा विस्तार में जवाब दूंगा अगर टाइम हो तो आपके पास। जी जी। देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी कपूर नरवाजी को लड़वाती इलेक्शन तो उनके पास संगठन भी था, कार्यकर्ता भी था और खुद का 15-20 हजार वोटों का वोट बैंक भी था। लेकिन हुआ क्या, ऐन वक्त पे शैलजा और रणदीप ने जो दाव खेला उसमें भूपेंद्र हुड्डा को घेर लिया और एक ऐसे आदमी को टिकट मिली जिसका कहीं हल्के में कोई वजूद नहीं था, ना उसके पास कार्यकर्ता संगठन था, ना उसके पास बूथों पे कोई आदमी थे। और दूसरा, मैंने आपको बताया, कांग्रेस के पास खुद भी कोई जिला अध्यक्ष, हल्का अध्यक्ष या कोई मंडल अध्यक्ष कुछ नहीं था। तो उसका नुकसान
100% जो है कांग्रेस को होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक एक घर को हल्के में छूने की कोशिश करी है। और जो कांग्रेस पार्टी है वो हवाई में रही, नेता आए, भीड़ को संबोधित किया, चले गए। ग्राउंड लेवल पे जो जमीनी स्तर पे काम होता है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और क्योंकि इनकी वर्किंग पिछले, जैसे भारतीय जनता पार्टी, थोड़ा सा इतिहास में जाता हूँ, सत्ता में आई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, उसके बाद संगठन में अमित शाह ने काफी बदलाव करे हैं। ये मैं कोई मतलब उनकी तारीफ नहीं कर रहा, जो उनकी वर्किंग स्टाइल है वो चीजें बता रहा हूँ आपको। अगर मैं बताऊंगा दूसरी पार्टी को भी सीखने का मौका मिलेगा। अब आप देखिए, उन्होंने, उनके पास एक हैरागरी है पूरी ऊपर से लेके नीचे तक संगठन की, और जो उनका आदमी संगठन में है वो सरकार में नहीं होता कहीं भी, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट संगठन में काम करता है और संगठन को आगे बढ़ाने का काम करता है। जो सरकार में मंत्री है, चेयरमैन है, वो अलग सिस्टम है उनका, तो कहीं मिक्सअप नहीं है। और वो जब किसी चुनाव में कूदते हैं तो डबल अटैक होता है। एक तो जो मंत्री है वो काम अलग करते हैं, और जो संगठन का आदमी है वो अलग काम करता है। तो आप देखिए कितना फर्क है। और जो कांग्रेस है या अन्य पार्टी कोई भी, इनेलो है या जेजेपी है, उनके पास वही आदमी संगठन में है, वही सत्ता में है, वही मतलब वही अपना अपना काम देखते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं एक नुकसान है, क्योंकि आप देखिए ग्रामीण क्षेत्र होते हुए, मैं मान लेता हूं कि 1% के भारतीय जनता पार्टी हार जाती है इस इलेक्शन में, मान 5, 7, 10 हजार वोटों से। लेकिन आप देखिए ग्रामीण क्षेत्र होते हुए कहां से भारतीय जनता पार्टी पहुंची है। भारतीय जनता पार्टी एक शहरी पार्टी के रूप में ज्यादा माना जाता है। और आप देखेंगे तो अगर जीत जाती है तो ये एक अतिशोक्ति होगी, और एक ये ऐसी महत्वपूर्ण जीत होगी, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है वो गाँव में घुसेगा हरियाणा में, क्योंकि वो देख लेगा। एक बड़ौदा एक जो है, उन्होंने एक उदाहरण के रूप में लेके चुनाव लड़ा है, एक एक्सपेरिमेंट किया है कि भाई अगर हम इस तरह किसी इलेक्शन को लड़े तो हमारा कहाँ स्टैंड रहता है। और कांग्रेस की भी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, कांग्रेस में एक अंदरूनी लड़ाई है, जो फिलहाल संगठन में है, उनकी विपक्ष के नेता से नहीं बनती। और जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है और जो एक कांग्रेस में एक अहम रोल रखते हैं, रणदीप सुरजेवाला, उनकी भी विपक्ष के नेता उपेंद्र हुड्डा से नहीं बनती। और वो कांटा निकालने वाली बात तो पूरे हरियाणा में प्रसिद्ध है, बल्कि पूरे इंडिया में प्रसिद्ध होगी। अब जींद में किस्सा कांटा निकला और बड़ौदा में किस्सा कांटा निकलेगा। तो ये सब बातें जो है 10 तारीख को क्लियर हो जाएंगी। लेकिन मेरा इसमें मानना ये है कि संगठन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है किसी भी चुनाव में। 69% जो वोट हुआ, इसको लेकर भी आपका रिएक्शन छोटा सा ले लेता हूं, फिर सीमा जी के पास चलेंगे। ये जो मतदान हुआ, ये लगभग उतना ही, पिछली बार भी तकरीबन इतना ही जो है पोलिंग हुआ था बड़ौदा में, और एक ये अच्छा पोलिंग परसेंटेज माना जाता है। तकरीबन 70% ही हो गया। बिल्कुल। तो 70% अगर पोल हुआ है तो आप ये मान लीजिए कि ये चुनाव जो है एक पंचायत के चुनाव के तौर पे लड़ा गया है। दोनों तीनों पार्टियों ने अपने अपने स्तर पे कोशिश की है कि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा जाए, चाहे नुक्कड़ सभा करके, बड़ी रैली करके, घर घर जाके। तो इस तरह की चीजें जो हुई हैं, उससे ये है कि पोलिंग परसेंटेज अच्छा हुआ है। हर कैंडिडेट ने, हर पार्टी ने कोशिश करी कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। उधर सरकार ने भी कोशिश की है कि मतदान ज्यादा हो। तो इसका कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज बढ़ने से इसमें देखिए सभी पार्टियों की इससे वोटिंग परसेंटेज ज्यादा आएगा। और हार जीत का जो है एक आंकड़ा मेरे हिसाब से कम वोटों का रहेगा, बहुत कम अंतर से रहेगा। नांदल साहब, लगातार इसको लेकर चर्चा हम कर रहे हैं। सीमा गिल जी, हार जीत का अंतर बहुत कम रहेगा, हम शुरू से बात कर रहे हैं। और जिस पार्टी को भी इस चुनाव में जीत मिलेगी उसमें कई चीजें तय हो जाएंगी। कृषि कानूनों को लेकर हालांकि बीजेपी अब ये कह रही है कि ये सिर्फ एक इलाके का चुनाव है, इससे ऐसा नहीं माना जा सकता कि सभी जो देश के लोग हैं, प्रदेश के लोग हैं, उन्होंने कृषि कानूनों को स्वीकार कर लिया या अस्वीकार कर दिया। लेकिन हरियाणा या पंजाब 2 ऐसे क्षेत्र हैं जो कृषि प्रधान इलाके हैं, और यहाँ पर अगर कोई गांव का व्यक्ति, किसान अगर इनके खिलाफ जाता है, सरकार के खिलाफ जाता है, यानी ऐसे बीजेपी को चुनाव में जीत नहीं मिलती है, कांग्रेस पार्टी को चुनाव में जीत मिलती है, तो क्या मैसेज नहीं जाना चाहिए कि कृषि कानूनों को लेकर सरकार को फिर से सोचना चाहिए, या फिर ये बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है इस चुनाव में और कई चीजें हैं जो आगे आने वाले चुनाव में असर करेंगी? देखिए शमशेर जी, जिस तरीके से बीजेपी के जो प्रवक्ता थे वो बोल रहे थे, मुझे लगता है कि इस पर दोबारा से
जब हरियाणा जैसे स्टेट में और बड़ौदा जैसे हलके में चुनाव होता है तो कृषि बिल महत्वपूर्ण हो जाता है। आप इसको मान के चलिएगा जी। क्योंकि अगर बीजेपी इस चीज़ को समझ नहीं पा रही है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि उच्च स्तर के जो नेता हैं या जो कमेटी है या लीडरशिप है, जो बीजेपी की टॉप लीडरशिप है, उनको ये बात पता है कि हरियाणा के बड़ौदा हलके में किसान बिल किस तरीके से, अगर उनको ये बात का एहसास नहीं होता तो आप मानिए कि इतनी बड़े लेवल पे जो स्टार प्रचारक की जो एक फौज पूरी बड़ौदा हलके में भेजी गई, उसके बाद इतने प्लान्ड वे में पूरे इलेक्शन को लड़ा गया। ये इसीलिए लड़ा गया क्योंकि उनको पता था कि किसान बिल पर जो विरोध एक उत्पन्न हुआ है उस हलके में पूरे हरियाणा में, उसका असर इस इलेक्शन में दिख सकता है। और अगर ये चुनाव वो हारते हैं तो इसका मैसेज पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत नेगेटिव जाएगा बीजेपी के लिए, सरकार के लिए। तो आप इसको अगर ये कहते हैं कि इसका कोई असर नहीं होगा तो मैं बिल्कुल इसको सरे से नकारती हूँ, क्योंकि इसका असर बहुत ज़्यादा होगा अगर बीजेपी वहाँ से चुनाव हारती है। क्योंकि इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद, आपकी सरकार होने के बावजूद, जो पहले कांग्रेस का कैंडिडेट था उनके जाने के बाद जो दूसरा कैंडिडेट है, उस कैंडिडेट जो कपूर साहब की बात कर रहे थे, उनकी जगह किसी दूसरे आदमी को टिकट देने के बावजूद भी अगर कांग्रेस वहां से जीत जाती है तो उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि सरकार से लोग खुश नहीं है। और सरकार से खुश नहीं होने का मतलब सीधा सीधा है क्योंकि पिछले एक साल में और कुछ बड़ा नहीं हुआ है एक्सेप्ट ये जो किसान आंदोलन है। अब आप देखिएगा कि जिस तरीके से बात कर रहे थे कि 2009 की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी के पास 1.25% वोट था। उसके बाद 2014 में ये 7.22% हो गया और 2019 में यही बढ़ के 30.73 हो गया। अब इसके बाद क्योंकि यहाँ पर आपके सामने कौन था, कृष्ण हुड्डा जी, और 3 बार लगातार जीतते आ रहे हैं, वो अगर चले जाते हैं उसके बाद में जो दूसरा कैंडिडेट है कांग्रेस का वो उनकी पसंद का नहीं है क्योंकि हुड्डा साहब और दीपेंद्र जी का वो गढ़ माना जा रहा है। तो कांग्रेस के अगर अंदरूनी हराने की पूरी ताकत लगने के बावजूद भी अगर वो सीट नहीं निकाल पाते तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी में कहीं ना कहीं चूक कर रही है वहां के लोगों को समझने के लिए। और किसान बिल के जो दूरगामी अंडरस्टैंडिंग है, इसके जो परिणाम है उसको लेकर के, क्योंकि आप देखिएगा कि जिस तरीके से पूरा 54 के 54 गांव हैं। एक चीज और मैं इसमें जोड़ना चाहती हूँ कि जैसे अभी नांदल साहब भी बोल रहे थे और इससे पहले भी पैनलिस्ट में से किसी ने बोला है कि कि कांग्रेस ने भले ही पन्ना लेवल पर उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और दीपेंद्र हुड्डा ने बहुत मेहनत की है क्योंकि चुनाव सिर्फ और सिर्फ एक सीट पर था तो उन्होंने हर गांव के हर आदमी तक टच करने की कोशिश की है डायरेक्टली इनडायरेक्टली तौर पे। ये मैं मतलब पुख्ता तौर पर जानकारी है इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको। और ये उनको भी पता है कि अगर वो ये सीट हारते हैं तो उनकी जो केंद्र में जो पकड़ है वो कमजोर होगी, तो वो हर वो कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, ये बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज है। अगर बीजेपी ये सीट हारती है तो बीजेपी की ये बड़ी हार होगी। कांग्रेस अगर ये सीट हार जाती है तो आप मानिएगा कि एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हार है, इंडिविजुअल आप हार मान सकते हैं। लेकिन अगर बीजेपी ये सीट हारती है तो सेंटर की भी पे भी क्वेश्चन उठेंगे और जो स्टेट की जो सरकार है उस पर भी। इसीलिए आप देखिएगा कि सीएम साहब लगातार जब से चुनाव डिक्लेयर हुआ था उसके बाद नॉमिनेशन हुआ था, लगातार मुख्यमंत्री जी वहां पर रहे हैं और वो हर तरीके से वहां के लोगों से कम्युनिकेट करने की कोशिश की है। बिल्कुल, खुद इलाके का विधायक अपने आप को कहते रहे। अब मेरा अब आप एक्सपर्ट लोगों से बात करने के बाद 2-3 सवाल निकलते हैं। मैं खालिद जी के पास जाऊंगा। खालिद साहब, दमदार प्रत्याशी को लेकर सवाल खड़े हुए। इंदुराज नरवाल को टिकट आप लोगों ने दिया, लेकिन कपूर नरवाल को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पैरवी करते रहे कि उनको टिकट मिल जानी चाहिए। लेकिन आप ही की पार्टी में कई लोबियां हैं, जैसे कि आरोप लगते रहे, वो लोबी जाकर के कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमजोर करने की कोशिश करती रही, ऐसे आरोप लगे, जिसके चलते एक ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया जिनका बहुत बड़ा राजनीतिक कद नहीं है। एक बात, हालांकि आप लोगों के पक्ष में भी जा सकता है, विपक्ष में भी जा सकता है, मैं बात करूंगा। दूसरा, जो कृषि कानूनों को लेकर लगातार चर्चा हो रही है कि अगर कृषि कानूनों को लेकर आप लोग विरोध कर रहे हैं और वो विरोध अगर आप लोगों का सही रहा तो जीत जाएंगे, लेकिन नहीं रहा तो फिर यह जरूर मोहर लग जाएगी कि कांग्रेस का किया कराया था सब जो विरोध हो रहा है। दो बातें आपसे हैं, प्रत्याशी के चुनाव को लेकर और चुनाव प्रचार में कृषि कानूनों को लेकर, दो बातें महत्वपूर्ण है। एक बात इसमें यह ऐड कर लें कि आप ही की पार्टी के अंदर जो कांटा निकालने की एक परंपरा चली हुई है वो भी आपके ऊपर एक सवाल खड़ा करती है।
शमशेर जी, मैं आपके तीनों सवालों का जवाब दूंगा। पहले मैं जो शास्त्री जी ने थोड़ा कहा उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। शास्त्री जी ने ये कहा कि किसान बिल या किसान कानून पूरे देश में कोई मायने नहीं रखता, या हरियाणा में इसका कुछ नहीं हुआ, मात्र इसको बड़ौदा में मुद्दा बनाया गया। आप एक मीडिया चैनल चलाते हैं, आपने पूरे देश में देखा, पंजाब में, पूरे हरियाणा में, दूसरे अलग राज्यों में, मध्य प्रदेश में कितना बड़ा विरोध इन कानूनों का हुआ। एक विशेष क्षेत्र को, एक विशेष क्षेत्र की बात कह के, मतलब ये चीजें वो होती हैं जो सारे देश ने देखी, उनसे पलट जाना, मतलब ये कोई बहुत अच्छी आदत नहीं है। अमूमन भाजपा के कार्यकर्ताओं में आदत है कि जो सारी दुनिया को दिख रहा है, पूरे हिंदुस्तान को दिख रहा है, उन चीजों से पलट जाते हैं। अब इसमें क्या कर सकते हैं इनका? दूसरा, शास्त्री जी ने कहा कि उन्होंने जाति की बात की। जाति की बात शास्त्री जी आप समझ लीजिए, सबसे ज्यादा भाजपा ने वहां पे की, और मुख्यमंत्री जी ने खुद ने किसी चीज का उदाहरण देते हुए हिंदुस्तान पाकिस्तान का जिक्र किया चुनाव में, मंच से। ये रिकॉर्डेड है, आप देख लीजिए। हिंदुस्तान पाकिस्तान का जिक्र बड़ौदा के चुनाव को लेकर होता है। उन्होंने कोई उदाहरण दिया और हिंदुस्तान पाकिस्तान का जिक्र करते हैं। मतलब जाति हो, सांप्रदायिकता हो, इसके लिए तो भाजपा किसी को दोष ना दे। चहलका जी, एक बीच में इसमें इंटरप्ट करूंगा। आपको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर इस चुनाव में जातीय कार्ड खेलती तो कांग्रेस पार्टी को जीत मिल जाती आसानी से? अगर ऐसा करती तो हाँ, मेरी बात थोड़ी सी खत्म हो जानी चाहिए। क्या करती या क्या नहीं करती, जीतेगी वहां कांग्रेस, उसका सीधा जवाब है। लेकिन बीच में आप जो सब चीजें उनको तो मैं बताऊं। उसके बाद एक ऐसा वीडियो ऑडियो वायरल हुआ जिसमें वहां के लोकल लोगों ने ये कबूल किया कि 20 रुपए का नोट लेके जाइए एजेंसी पर और आपको एक सिलेंडर फ्री में मिलेगा। वो वीडियो मेरे पास है, बड़ौदा का है, उसमें सबूत के आधार पर कह रहा हूँ कि 20 रुपए का नोट लेके जाइए और आपको काफी पे एक सिलेंडर फ्री मिल रहा है, भाई सरकार फ्री में दे रही है। ये सारी ताकत भाजपा ने, सरकार, नेता, स्टार प्रचारक, करप्शन, सब कुछ वहां इस्तेमाल किया। हमारे प्रतिपक्ष नेता माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शिकायत की है कई लोगों के खिलाफ, वो आपको सबको पता है। ये सारी चीजें वहां भाजपा ने की, बावजूद उसके वहां भाजपा चुनाव हारेगी। अब आपकी बात आई प्रत्याशी की बात। जो हमारे प्रत्याशी हैं वो खुद एक जिला पंचायत सदस्य हैं, उनके फादर जिला पंचायत सदस्य रहे और प्रधान वो रहे, तो इससे बड़ा नेता, कार्यकर्ता से बड़ा हुआ नेता लगता है कि सीधा नेता बड़ा होता है। एक कार्यकर्ता दर सीढ़ी जो चल के आया, जिसने गांव से लेकर एक बड़े क्षेत्र का सेवा की। जिला परिषद में लगभग इंदुराज नरवाल से बड़े चेहरे हैं क्या, ये बता दीजिए। इंदुराज नरवाल कपूर नरवाल से बड़ा चेहरा है? नहीं, मैंने इंदुराज की बात नहीं की। आपने कहा कि प्रत्याशी दमदार नहीं था। आप उसको क्यों दमदार नहीं मान रहे? जो एक आदमी प्रधान रहता है गांव का, उनके फादर जिला परिषद के सदस्य रहते हैं, खुद जिला परिषद के सदस्य। मैं आपकी पार्टी में दावेदारों की तुलना कर रहा हूं सर, तुलना कर रहा हूं। तुलना आप बताइए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कपूर नरवाल के लिए पैरवी नहीं की? आप इस बात को स्वीकार ना करें मन से, लेकिन ये सब जानते हैं। शमशेर जी सुनिए, जब टिकट का प्रोसेस चल रहा था, वैसे आज की बहस नहीं है, बहुत सारे लोगों ने पार्टी में आके आवेदन दिया कि मुझे प्रत्याशी बनाइए। ये प्रक्रिया है, सभी पार्टियों में लोग जाते हैं। अगर कांग्रेस में ज्यादा लोग टिकट मांगने वाले थे और पार्टी ने हमारे एक युवा प्रत्याशी पर अगर दाव खेला, तो इसमें बुरा क्या है? कोई सारे प्रत्याशी उनके साथ थे जो टिकट मांग रहे थे, जिनकी कोई सिफारिश कर रहा था, सब लोग तो साथ लड़ रहे थे, तो उसमें दिक्कत कहां है? मैं तो सर 2 सवाल पूछ रहा हूं, इसमें 2 बातें हैं। अगर जीतते हैं तो बड़ी जीत है, और अगर बाई चांस आपकी अपेक्षा के अनुकूल नतीजे नहीं आते हैं तो ये माना जाए कि प्रत्याशी में कहीं चूक हुई है। देखिए, ये चीज की मैं बड़ी जीत इसलिए कह रहा हूं कि एक आम कार्यकर्ता को, सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दे देती है कांग्रेस, वो फिर भी जीत जाता है, तो बड़ी जीत कहूंगा ना उसको। और अगर उसके अनुकूल आपको नतीजे नहीं मिलते तो ये माना जाए कि प्रत्याशी के चुनाव में दिक्कत हुई। अगर थोड़ा बहुत अंतर रहता तो ये मान लिया जाए। प्रत्याशी के चुनाव में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग, दूसरे लोग टिकट मांग रहे थे, सब लोगों ने हमारे प्रत्याशी का समर्थन किया, उनके साथ खड़े थे पूरे दम से। और पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरी हरियाणा की, ठीक है, मैं समझ गया। ये कहना चाहते हैं आप कि आपकी पार्टी में प्रत्याशी को लेकर कोई विरोधाभास नहीं था। मैं छोटा छोटा कमेंट लूंगा जल्दी से। बहुत लोगों ने टिकट मांगा, वो अलग बात है कि उनको प्रत्याशी नहीं बनाया गया पार्टी का। दूसरा, मेरा सुकंत भाई को मेरी शुभकामना है। अगर उनको अभी भी लगता है कि एनएलओ वहां जीतेगी तो मेरी उनको शुभकामनाएं हैं, उनके दिल की तसल्ली के लिए। ठीक है, वो बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन मेरा उनसे कोई वो नहीं है। ये चीजें आप तब भी कर सकते हैं जब चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे, तब भी आपस में एक दूसरे के प्रति आप रख सकते हैं बातें। अच्छी बात है, होना भी चाहिए।
सत्यव्रत शास्त्री जी, दो ही बातें जो मैंने कांग्रेस से पूछी, वही बात। प्रत्याशी आपका दमदार, आपकी पार्टी की सरकार, विकास को लेकर लगातार आप लोग करते रहे प्रचार। दूसरी तरफ जो आरोप आप लगा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी आपकी नजर में जैसा होना चाहिए वैसा नहीं रहा, आम कार्यकर्ता आप उसको लेकर बहुत ज्यादा गंभीर नहीं नजर आए प्रत्याशी के चुनाव को लेकर। दूसरी बात, कृषि कानूनों को लेकर आप लगातार कह रहे हैं कि सही है, लेकिन उसके बाद अगर विरोध होता है तो, यानी जो बातें आपको लगती है कि सब खराब गलत कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुई है, और उसके बाद भी, हालांकि नहीं मानेंगे आप कि हम यहां से चुनाव नहीं जीतेंगे, लेकिन फिर भी कुछ भी हो सकता है, ये बात नांदल साहब भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, सीमा गिल जी भी कहती हैं। अगर 1% ऊपर नीचे होता है तो क्या माना जाए, सरकार की हार है? देखिए, ये सीट हमने पहले दिन से, जब से ये चुनाव डिक्लेयर हुआ उस दिन से पार्टी का एक सीधा स्टैंड था, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है और कांग्रेस के लिए ये चैलेंज है। और कभी भी ये सीट हमारे लिए नहीं रही, या तो पहले इनेलो के साथ होते थे या कांग्रेस के साथ। हमने शुरू से एक स्टैंड लिया कि हमारे लिए जींद भी ऐसा ही था, अपॉर्चुनिटी थी, हमने उसको अवसर में बदला। लेकिन और ऐसा ही हमारे लिए बड़ौदा है, हमने देश के या सत्यव्रत जी, या उसकी सत्यव्रत जी, आप इसको ऐसे नहीं कह सकते। आप 1.25 से आपको 30.73 पे लोगों ने वहां पर वोट दिया है, आप इसको ऐसे नहीं कह सकते। पिछले 2019 के चुनाव में आपको एक अच्छा खासा वोट दिया था वहां के लोगों ने, 1 साल था आपके पास कुछ करके दिखाने के लिए वहां के लोगों के लिए। भले आपका प्रत्याशी चुनाव नहीं जीता था, लेकिन अच्छा खासा वोट बैंक आपको दिया था वहां की जनता ने। जरूर, बीजेपी घोषणाओं को बिल्कुल हमने उस मतदाता का सम्मान किया है, और यही नहीं पूरे हरियाणा के मतदाता का सम्मान किया है। हमारी सरकार की नीतियों में कहीं भी पारदर्शिता का अभाव नहीं है। और एक चीज और बता दूं आपको कि इस चुनाव में सीधे 15 दिन मैंने भी, जो पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी थी, उस स्थान पर रह के चुनाव लड़ा, और वहां के कार्यकर्ताओं से और मतदाताओं से मैंने बातचीत की। जो बात निकल कर आई कि वहां का ट्रेंड क्या है, वहां का ट्रेंड ये है कि आपको उलझाओ और फिर राजनीतिक स्तर के ऊपर उसको सुलझाओ, वो आपका बनेगा। उसको नहीं वहां कॉलेज की आवश्यकता, नहीं उसको रोड की आवश्यकता, नहीं वहां उसको कोई बहुत बड़े उद्योगों की आवश्यकता। वहां के लोगों की मेंटेलिटी ऐसी बनाई हुई है कि केवल और केवल आप व्यक्तिगत एहसान बंद बनाकर लोगों को गुलाम बनाओ, और फिर आप उसको हुड्डा का गढ़ बनाओ, इनेलो का गढ़ बनाओ। ऐसी आदत उनकी है लोगों की। हमने उसको हरियाणा के लोगों को अपमान ऐसे मत करिए आप। नीति और नेता सत्यव्रत जी, ये हरियाणा के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं आप कि वहाँ के लोगों को गुलाम, वहाँ पर आज तक कोई गुलाम नहीं बना पाया हरियाणा के लोगों को। सत्यव्रत जी, हरियाणा के लोगों को आप जो गुलाम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ना, मुझे इस पर सख्त ऐतराज है। सत्यव्रत जी, ऐसी बातें आप लोग चुनाव में बोलते तो आप लोगों को फायदा होता क्या? आप ऐसी बातें चुनाव के दौरान बोलते हैं, आप यही बातें, सत्यव्रत शास्त्री जी, आप ऐसी बातें, आप जो आप हमारे खबर फास्ट के मंच पर बोल रहे हैं, अगर यही बातें आप लोग चुनाव प्रचार में बोलते तो आप बोल पाते क्या? आप ये भाषा, अगर आपकी भाषा ऑन चैनल है तो पर्दे के पीछे क्या रही होगी? पर्दे के पीछे भाषा क्या रही होगी? वहाँ के मतदाता को किस प्रकार से छला गया है हुड्डा के द्वारा, बनाना दोनों में अंतर है। ठीक है सत्यव्रत जी, थोड़ा सा हर व्यक्ति को अपने शब्दों का चुनाव बड़े ध्यान से करना पड़ता है। लाइव डिबेट में ऐसे शब्द नहीं बोले जाते। सत्यव्रत शास्त्री जी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये लोकतंत्र का युग है, कोई किसी का गुलाम नहीं है। लोग वोट दे के आते धड़ल्ले से, बताएं तो बताएं, ना बताएं तो ना बताएं किसको वोट दिया किसको नहीं दिया। ये देश आजाद देश है, और आजाद देश में गुलामी शब्द का इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता आपको। शास्त्री जी, शमशेर जी, आप अपने लिए कुछ बोलिए, लेकिन मैंने जो अनुभव किया, क्या वहाँ कार्यकर्ता जनता को उलझाया जाता है और फिर उनको सुलझाने के नाम के ऊपर अपने सर गुलाम भी बनाया जाता है क्या? चुनाव दास्तां प्रथा बहुत पहले खत्म हो गई। 1 मिनट खाली जाओ, 1 मिनट जी, बोलिए। 1 सेकंड मेरी बात शमशेर जी प्लीज। शास्त्री जी, आप ये कह दीजिए कि वहाँ चुनाव हार गए, ये कहने की बजाय कि हरियाणा के लोगों को गुलाम बनाया गया, ये बहुत आप अपनी भाषा को नियंत्रण रखो। मेरी बात को पहले कहा मैंने, हरियाणा का नाम नहीं लिया।
मैंने मैं चलिए सुखवंत सिंह जी के पास जाऊंगा, देखा। छोटा सा कमेंट उनका भी लेना है, वो भी लोगों हमारे को साथ उलझा चर्चा के में। अपने सुखवंत लोगों सिंह के जी, माध्यम से या और हार बनाने जीत के जिसकी नाम भी से होगी उनको वो हम चर्चा करेंगे 10 को फिर से, के हित में लेकिन वो चर्चा आप फिर से करेंगे। लेकिन मतलब क्या कोई वोटर किसी भी पार्टी का कोई वोटर गुलाम हो सकता है? गुलाम नहीं मान सकते। देखो शमशेर भाई, मेरा काम यहाँ बैठ करके इनके द्वारा जो ये वाहियात भाषा प्रयोग की जा रही है इसके बारे में कमेंट करना नहीं है। मैं आपको ये कह रहा था, मैं दोबारा उस बात को दोहरा रहा हूँ। बिल्कुल जो 116 मशीनें मिली यहाँ पे, उसके बारे में खालिद भाई भी कुछ नहीं बोल रहे, कांग्रेस के प्रवक्ता भी कुछ नहीं बोल रहे, और मेरे द्वारा सवाल उठाने के बावजूद बीजेपी के प्रवक्ता भी गुलामी कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हुड्डा जी ने बहुत सारी चीजों की शिकायत की हुई है। एक मिनट, आप लोगों ने मछली को अरे सुन तो लो सारे, एक मिनट सारे प्रवक्ता, एक मिनट सुखवंत सिंह जी की बात सुन लेते हैं, उनको भी वक्त है। कंप्लीट करने दें आप। बोलिए सर, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, मुझे कंप्लीट क्यों नहीं करने दिया आपने? सत्यव्रत शास्त्री जी सुन तो लेना। धीरे से बिचारा गाँव में वो कांग्रेस के उन्होंने वो मशीनें पकड़ी। मैं कह रहा हूँ 116 आपने मुझे मशीनें बीच पकड़ी, में बाहर के बच्चे मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया और आप अब उनको आप दोबारा से डाइवर्ट करना चाहते हैं इसको। तो मैं कह रहा हूँ कि मशीन का जवाब मैं दूंगा, आपने डिबेट को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आप। उसके ऊपर जांच नहीं होनी चाहिए। ये कांग्रेस उसको छुपाना क्यों चाहती है? असल सवाल ये है। खालिद भाई ने एक ही बात सुखवंत भाई नहीं, आप लोग ईवीएम में, एक मिनट, ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। ईवीएम में गड़बड़ी से अति उत्साहित मत होइए सुखवंत भाई, वहाँ कोई छुपा नहीं रहा है। आप वहाँ चुनाव में कहीं नहीं है, आप परेशान मत होइए। सुखवंत जी ठीक है। खालिद साहब आप इस चीज से खुश हैं कि वहां पर आईएनएलडी जीत नहीं रही है, या आप अपने लिए आपको चिंता इस बात की होनी चाहिए कि कांग्रेस वहां पर जीत रही है या नहीं जीत रही है? आप इस चीज को बेफिक्र होकर, हमें इस चीज की खुशी है, लेकिन जो सुखवंत जी ये कह रहे हैं ना कि कांग्रेस मशीनों, हमने बहुत सारी चीजों को लेकर हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय हुड्डा साहब ने बहुत सारी चीजों को प्रशासन से शिकायत की है। ठीक है, 10 तारीख को फिर बैठेंगे। नानल साहब से छोटा सा कमेंट लूंगा। चलिए, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। चंचल नानल जी, सब लोगों को आपने सुना और हार जीत तो 10 को पता चलेगी क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इस वक्त जो बातें हो रही हैं, जो चर्चा हो रही है, इस चर्चा में अगर आप अपने तौर पर निष्कर्ष निकालना चाहें आपके अनुभव के आधार पर, तो क्या निकल रहा है? देखिए, पहले तो जो मेरे बीजेपी प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जी ने गुलाम वाली बात कही है वो बिल्कुल गलत है। ये आजाद देश है, यहाँ कोई गुलाम नहीं है और ना ही कोई पार्टी किसी वर्कर को या किसी मतदाता को गुलाम बना सकती है। सारी पार्टियों को हक है कि वो जाके चुनाव क्षेत्र में अपनी बात रखें, अपने कार्यकर्ताओं या वर्कर या जो भी मतदाता है उनको अपनी बात बताएं। अब वो मतदाताओं के ऊपर है वो किसकी बात से प्रभावित होके या किस चीज को लेके वो किस पार्टी को वोट देते हैं। ये बिल्कुल गलत था गुलाम वाली बात कहना किसी को भी। ईवीएम में गड़बड़ी का कोई सवाल उठेगा क्या सर? ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर बाद में आरोप लगेंगे कि अभी की बात है? ये तो देखिए, मैं आपको अगर ईवीएम की बात बता दूं, जितने यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिका है, इंग्लैंड है, इन सब में पहले ईवीएम मशीनों से चुनाव होता था। लेकिन अगर आप सर्च करेंगे सारा, तो क्योंकि ड्यू टू मैनिपुलेशन एंड मिसयूज ऑफ ईवीएम मशीन्स वो बैन हो चुकी, वहाँ बैलेट से चुनाव होता है। अब इससे आप समझ लीजिए कि कहाँ कमी है कहाँ नहीं है। अभी रिसेंट में ही अमेरिका में चुनाव हुआ है, वो बैलेट से हुआ है, आप सबने देखा, उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। और 1996 में पूरे यूरोप में आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, 1996 में ईवीएम मशीनें यूरोप में बैन हो चुकी हैं। अब ये मुझे नहीं पता कि मैनिपुलेशन है नहीं है, लेकिन यहाँ ऐसा होता है जो पार्टी हारती है वो मशीनों के ऊपर दोष जरूर डालती है एक बार। चलिए, सीमा गिल जी, छोटा सा कमेंट। शमशेर भाई, एक 10 सेकंड के लिए जी बोलिए। मैं चंचल नानल जी से ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने ये तो कह दिया कि यूरोप में मशीनें बैन हो चुकी हैं। मैं उसकी ऑथेंटिसिटी पे बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि 116 मशीनें जो बच्चे बाहर के मिले बड़ौदा के चुनाव में, जो बाकायदा पकड़े गए, मीडिया को सौंपे गए, एसडीएम को सौंपे गए, उनका क्या? ठीक है, चलिए, कांग्रेस नहीं बोल रही है, आप लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नहीं बोल रही है। बातचीत करेंगे अगले मुद्दे पे, जब बात होगी तो इस पर भी बात करेंगे। सीमा गिल, छोटा सा कमेंट आपका। ठीक,
देखिए शमशेर जी, हम कहाँ से निकले थे और कहाँ पहुँच गए। बेहद मतलब बेहद दुखद है ये कि हम किस तरह की भाषा का प्रयोग करें, इस पर भी मुझे लगता है कि आज 21वीं दशक में और इतने लंबे अनुभव के बाद हमें सोचना पड़े। ये सबसे बेहद दुखद लगता है एक पत्रकार होने के नाते, क्योंकि आप जिस खेल का हिस्सा हैं, जिसमें आप सत्ता में बैठना चाहते हैं, जिसको आप एंजॉय करना चाहते हैं, उसका रास्ता उसी आम जनता से होकर आता है। तो आम जनता की भावनाओं को जब तक आप सम्मान नहीं करेंगे, तब तक लोगों की वोटों पर हो सकता है आप राज करें, लेकिन उनके दिलों पर राज नहीं कर पाएंगे। अगर लोगों के दिलों पर राज करना है तो सच में आपको जन नेता बनने की जरूरत है, और वो कहीं ना कहीं चूक होती जा रही है हमारे नेताओं से। और इस चुनाव पर मैं वापस आती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा व्यक्तिगत तौर पर मुझे बुरा लगा जब सत्यव्रत जैसे बहुत ही मतलब एज्ड पर्सन भी अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं तो चिंताजनक है ये हम सब के लिए। चुनाव में लेकर के मैं एक अपने आकलन के आधार पर मैं ये कह सकती हूँ कि या तो शमशेर जी कुछ भी हो सकता है, बीजेपी अगर जीतती है तो बहुत कम मार्जिन से जीतेगी, लेकिन ठीक इसके विपरीत हो सकता है कि कांग्रेस अगर जीतती है तो ये भी हो सकता है कि कांग्रेस एक बहुत बड़े मार्जिन से जीत जाए। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पत्ते खोले नहीं है वहां की जनता ने, लेकिन चुनाव के नतीजे ये जरूर तय करेंगे कि नेताओं को किस तरफ सोचना है और किस चीज की ज्यादा जरूरत है। मेरे हिसाब से 10 तारीख का हम सब लोगों को 10 तारीख को हम सब देखेंगे, और सुबह से एक पूरा पैनल हमारे साथ बैठेगा और लगातार जैसे जैसे नतीजे सामने आएंगे उस पर बातचीत करेंगे। आगे नहीं बढ़ाकर इस डिबेट के साथ अन्याय कर रहे हैं। चलिए रोकेगा आपको। खालिद चहलका जी बहुत बहुत धन्यवाद। नांदल साहब आपका भी शुक्रिया। सुखवंत सिंह जी आपका भी, सत्यव्रत शास्त्री जी आपका भी, सीमागिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बड़ा मुद्दा में चर्चा कर रहे थे बड़ौदा चुनाव को लेकर, कौन जीतेगा कौन हारेगा। निष्कर्ष में निकला है हार जीत का अंतर बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, ऐसा जो एक्सपर्ट लोग हैं और हमारी ग्राउंड रिपोर्ट कहती है। एक गांव जहां से कुछ भी ऊंच नीच हुआ है तो इस चुनाव के नतीजों को बदल देगा, लेकिन मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सरकार का प्रतिनिधि, सरकार का नुमाइंदा, सरकार की तरफ से खड़ा किया नेता चुनाव जीतता है तो यह संदेश जाएगा कि कृषि कानूनों को लेकर विरोध बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है, उसको सरकार निपटा लेगी। लेकिन अगर उसके खिलाफ जाता है तो फिर ये सरकार के लिए सोचने वाला प्रसंग होगा। और ये भी हो सकता है कि 4 साल सरकार के हैं और ऐसे में लोगों ने सरकार की तरफ रुख किया हो कि यहाँ पर विकास अगर होगा तो फिर यहाँ की मनोहर सरकार या फिर जो गठबंधन की सरकार हो विकास करवा सकती है। ये चीज़ें भी चुनाव में अहम है। लेकिन अगर चौधर की बात आई तो हो सकता है कि पूरा पासा कांग्रेस के पाले में चला जाए और बीजेपी के लिए इसमें नुकसान हो जाए। फिलहाल इस खास चर्चा में बड़ा मुद्दा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।